Welcome all my dear students to the another session of chapter number 9. In previous session we discussed about the Werner theory. हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स क्या होते हैं. ये चैप्टर में हमें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही स्टडी करना है और वो कैसे लिखे जाते हैं वो भी हमने देखा था. और उस टाइम पे हमने देखा था कि मेटल दो टाइप के बॉन्ड बना सकती है, आयोनिक एज वेल एज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट. हमने देखा था कि ये मान लो ऐसा एक कंपाउंड है, इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. इसमें मेटल के दो टाइप के बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड एज वेल एज कोवैलेंट बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड को हमने प्राइमरी वैलेंसी बोला था और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को हमने सेकेंडरी वैलेंसी बोला था. उसकी जो थियरी थी वर्नर थियरी, उसका भी हमने डिस्कशन किया था. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. टाइटल दो, ये इम्पोर्टेंट है. ये यदि समझ में आने लगा तो धीरे धीरे आपको चैप्टर समझ में आने लगेगा. पूरा चैप्टर हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बेस पे है, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बेस पे है. तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, वो हमें पता होना चाहिए ना. जिसके नाम पे चैप्टर है उसी का यदि हमें पता नहीं है तो ये चैप्टर आगे जाके स्टडी करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. इसलिए ऐसी कोई डिटेल नहीं होनी चाहिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में जो हमें नहीं पता हो. सो वी विल ट्राई टू डिस्कस दैट ऑल डिटेल अबाउट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, द बायोग्राफी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसा होता है, तो ऐसा पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ब्रैकेट होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में ब्रैकेट भी होता है और ब्रैकेट के बाहर भी कोई होता है. मीन्स ऐसे लिखो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, टाइटल दिया ये, फिर लिखो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मीन्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेन्स टू पार्ट, द स्क्वायर ब्रैकेट एंड द एटम आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट. दो पार्ट होते हैं, एक तो स्क्वायर ब्रैकेट एंड द एटम आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट. ये देखो, ये एग्जांपल लिखो, एक्स देन एम देन ये एरो है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का और एल. ऐसा कोऑर्डिनेट कंपाउंड होगा. कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऐसे दिखते हैं. हियर यहाँ पे ये एक्स को हम क्या बोलते हैं, तो हियर एक्स इज नॉन एज काउंटर आयन. एक्स को हम क्या बोलते हैं, काउंटर आयन, आयोनाइजेबल आयन. इसे हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेबल आयन, मतलब वो अलग हो सकता है. ये जो पूरा है वो नेगेटिव होगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड वाला प्लस होता है, राइट साइड NaCl में Na प्लस Cl माइनस होता है ना, तो कुछ भी उस पर नेगेटिव चार्ज होगा. प्लस एक्स है मान लो, Ml मतलब ये वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन. कॉम्प्लेक्स आयन या तो बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर. इसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर. इसी के सामने लिख देना कॉम्प्लेक्स आयन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर. इसके अंदर L जो है वो है लिगैंड, इसे बोलते हैं लिगैंड. वो होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है. M जो होता है उसे हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम. इसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम Ca में. वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है. लिखा इतना, इसकी बायोग्राफी है. ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसा कुछ दिखता होगा. बाहर वाला काउंटर आयन जो आयोनाइजेबल है मतलब अलग हो जाएगा. अंदर कौन है, इसे हम कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं इसे पूरे को. इसके अंदर कौन है, तो लिगैंड है जो इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट करता है. ये मेटल है जो इलेक्ट्रॉन की पेयर एक्सेप्ट करता है. और लिख दो नोट करके, देयर इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन M एंड L. M और L के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. अनदर एग्जांपल और लिखना, M एंड L आर नॉट सेपरेटेड, कैन नॉट बी सेपरेटेड. उसे आप अलग नहीं कर पाएंगे.
नेक्स्ट अनदर एग्जांपल एम एल वाई, वाई बाहर है जो राइट साइड है, तो राइट साइड वाला नेगेटिव होगा, तो उस पर कुछ प्लस चार्ज होगा जो भी होगा। तो यहाँ पे वाई काउंटर आयन है। काउंटर आयन मतलब आयोनाइजेबल आयन जो बाहर रहता है, ये स्फीयर के बाहर होता है, ब्रैकेट के बाहर। ये जो एम एल है इसे पूरे को हम बोलते हैं, इसके ऊपर जो भी चार्ज होगा प्लस या माइनस, इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन या तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर। लिखो हियर वाई इज काउंटर आयन, ये कॉम्प्लेक्स आयन, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एल इज लिगैंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। एम इज सेंट्रल मेटल एटम। आया समझ में हाउ टू आइडेंटिफाई देम। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल ये है, देखो लिखो हियर काउंटर आयन कौन है, के पोटेशियम, जिसपे +1 पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का है, +1 चार्ज होता है। कॉम्प्लेक्स आयन FeCN6, ये 1 यहाँ गया पोटेशियम पे और ये 4 यहाँ गया -4, ऐसे ही होता है ना जब अलग करते हैं तब। इससे हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स आयन। स्क्वायर ब्रैकेट वाले को कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। फिर लिगैंड कौन है, तो ये Cn जो मेटल के साथ होता है, ये पहले जो होती है वो मेटल होगी, तो लिगैंड है Cn। साइनेट जनरली नेगेटिव होता है, यदि याद है तो लिखना है। सेंट्रल मेटल एटम कौन है, Fe। और ये दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, मेटल और लिगैंड के बीच में। आया समझ में। ये फिर से एक लास्ट एग्जांपल देखो, इसमें काउंटर आयन कौन है, SO4 जो बाहर है। SO4 का चार्ज तो आपको पता है -2, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स आयन है। कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज कौन सा होगा, +2, क्योंकि ये -2 है, ये +2, तभी तो वो 0 होगा। अब कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर लिगैंड होते हैं। लिगैंड कौन है, पहले जो होती है वो मेटल होती है, सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, बाद में है वो लिगैंड अमोनिया। ये भी एक एग्जांपल लिख दो लास्ट। चलो, इसमें 2 टाइप के लिगैंड इसलिए लिया है। अगेन काउंटर आयन हमारा SO4 -2 है जो बाहर की ओर है। ये कॉम्प्लेक्स आयन है, PTEN2Cl2 +2 होगा, -2 +2 कैंसिल आउट ना। नेक्स्ट लिगैंड कौन है, तो En भी है और Cl भी है, 2 लिगैंड है। देखो मेटल एक ही होती है, मेटल है प्लेटिनम। क्लियर। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब से हम इसका एक्सप्लेनेशन बार बार नहीं देखेंगे। मैं डायरेक्ट बोलूँगा चलो इसमें काउंटर आयन कौन है, चलो इसमें लिगैंड कौन है, चलो इसमें मेटल आयन ये है, तो आपको पता होना चाहिए। सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, कुछ डेफिनेशन इस चैप्टर में हमें देखनी है। लिखो नंबर 1, आयोनाइजेशन स्फीयर मतलब काउंटर आयन किसे बोलते हैं, जो ऊपर देखा उसी का ही पार्ट है ये, फिर भी लिख देते हैं। नंबर 1 आयोनाइजेशन स्फीयर। लिखो आयोनाइजेशन स्फीयर कौन होता है, तो द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट, आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ब्रैकेट में लिखना स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला जो पार्ट होता है ना, उसे हम बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, ये दोनों एग्जाम्पल, इसमें बाहर ये है और यहाँ पे ये बाहर है, तो इसे हम बोलते हैं काउंटर आयन, जो बाहर रहता है। अभी अभी तो हमने देखा काउंटर आयन या तो आयोनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेबल आयन जो अलग हो सकता है, इट कैन बी सेपरेटेड, लिख देना। काउंटर आयन कैन बी सेपरेटेड व्हेन वी डिसॉल्व द कंपाउंड इन वाटर। क्लियर। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नंबर 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कॉम्प्लेक्स आयन, स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट ये वाला, इसे हम बोलते हैं, लिखो द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये पूरा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट in which central metal atom
एंड लिगेंड आर बॉन्डेड टू ईच अदर बाय कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। उसके अंदर क्या होता है, एक तो सेंट्रल मेटल एटम होती है CMA एंड लिगेंड्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर बाय कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट, इट इज़ ऑलवेज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। इसे ऑलवेज हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। इट इज़ नॉन आयोनाइजेबल, उसे आप अलग नहीं कर सकते। एग्जाम्पल K4FeCN6 है, इसमें ये वाला जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन या तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ऊपर मैंने लिखवा दिया है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर तो अब तक समझ में आया, दो डेफिनेशन है कि काउंटर आयन और प्लस कॉम्प्लेक्स आयन दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाते हैं। ये पूरा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, उसमें बाहर वाला पार्ट ये है काउंटर आयन, मतलब आउटसाइड वाला, और इनसाइड वाला दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाते हैं। क्लियर। थर्ड, सेंट्रल मेटल एटम इसे बोलते हैं, जो लिगेंड से जुड़ी है। इलेक्ट्रॉन पेयर लेके, लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, लिखो मेटल प्रेजेंट इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो प्रेजेंट है वो मेटल प्रेजेंट इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर विच फॉर्म्स कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम लिगेंड। लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के बैठी है। लिखो ये एग्जाम्पल, इसमें ये सेंट्रल मेटल एटम है CMA। क्लियर। ऊपर हमने सब कुछ लिखा है, फिर भी डेफिनेशन के फॉर्म में लिख रहे। लिगेंड अंदर होता है, अंदर मेटल और लिगेंड दो ही होते हैं, इसलिए तो मैंने ML लिखा था। लिगेंड का पूरा डिस्क्रिप्शन भी देखना कि लिगेंड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। चलो अब लिगेंड्स की डेफिनेशन देखें तो द न्यूट्रल और नेगेटिव और समटाइम पॉजिटिव, न्यूट्रल, समटाइम नेगेटिव और समटाइम पॉजिटिव मॉलिक्यूल और एटम which forms coordinate covalent bond with central metal atom by donating lone pair of electron to metal। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है इसके साथ। क्लियर। नेक्स्ट, ये है लिगेंड यहाँ पे ये। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर। मैंने आपको बोला था सेकेंडरी वैलेंसी को कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, मतलब ये लिगेंड ने इसके साथ टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। लिखो द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड formed by all the ligands with metal, formed by all the ligands with metal is called coordination number of metal. Coordination number is secondary valency. Oxidation number, oxidation number में लिखो the total charge present on central metal atom। सेंट्रल मेटल आयन पे जो टोटल चार्ज प्रेजेंट होता है, मान लो ऐसे है Fe+2, तो इसे इसका ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। Mn+7, तो इसे इसका ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। वो दिखता नहीं है। आपको मैं बोलूँ कि FeCl3 में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है तो +3, बट यहाँ पे लिखा नहीं होता, वो निकालना होता है, जो आपने 11th में देखा था रेडॉक्स वाला चैप्टर में। द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल आयन, जनरली तो पॉजिटिव होता है, मेटल पॉजिटिव ही होती है ना। ऑक्सीडेशन नंबर इज नॉन एज प्राइमरी वैलेंसी। क्लियर। नेक्स्ट एक डेफिनेशन लिखना है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। अब देखिए ये दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड।
इसने कितने बॉन्ड बनाए, 6 लिगेंड है तो 6 बॉन्ड। तो ये बॉन्ड कोवैलेंट है, तो आपको तो पता है कि कोवैलेंट बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो इसमें मेटल का कोई ना कोई हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन की वजह से कोई ना कोई शेप मिलते होंगे, तो ऐसे अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन हो गए, अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन हो गए, वो सब शेप को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। कोई टेट्राहेड्रल होगा, कोई ऑक्टाहेड्रल शेप होगा। लिखो, एज वी नो दैट कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल, मीन्स इट फॉर्म्स, सॉरी, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड तो डायरेक्शनल है बिकॉज इट फॉर्म्स डिफरेंट शेप बाय डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन. These different shapes are called coordination polyhedral. Example, tetrahedral shape, square planar shape, octahedral shape. Clear? ये सब definitions है. Next, homoleptic and heteroleptic complex. होमोलेप्टिक मतलब इसमें एक ही टाइप के सारे लिगेंड्स हो गए, और हेट्रोलेप्टिक में अलग अलग टाइप के, 2 टाइप के लिगेंड है. देखो, एक अमोनिया भी है, क्लोरीन भी है, अंदर होते हैं उसे लिगेंड बोलते हैं ना. तो लिखो, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, द कॉम्प्लेक्स इन विच ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट आर कॉल्ड होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स. एग्जाम्पल लिखो, ये फर्स्ट वाला लिखो, हियर ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड दैट इज NH3 इज प्रेजेंट. Second definition, the complex in which more than one type of ligands are present are called heteroleptic complex. Example, ये लिखो, ये फिर लिखो, here 2 type of ligands NH3 and Cl2 are present. Clear? 9 number, monocentric and polycentric complex. Last definition, monocentric and polycentric complexes. सेंट्रिक मतलब सेंटर में, पूरे कंपाउंड के सेंटर में मेटल होती है, सेंट्रल मेटल. मोनो मतलब एक ही टाइप की मेटल होगी तो उसे मोनोसेंट्रिक बोलेंगे. एक से ज़्यादा टाइप की, देखो इसमें 2 मेटल है, 2 मेटल एटम है, ये लिगेंड है. तो लिखो, द कॉम्प्लेक्स इन विच ओनली वन सेंट्रल मेटल एटम इज प्रेजेंट. The complex in which only one central metal atom is present is called monocentric complex. Example, ये एक ही central metal atom है. Number 2, the complex in which 2 central metal atoms, more than one central metal atoms are present. ये example लिखो, यहाँ पे 2 central metal atom है, क्रोमियम 2 क्रोमियम है ना, 2 Cm है, तो इसे हम बोलते हैं पॉलीसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स. क्लियर? चलो, ये डेफिनेशंस थी. अब हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है. मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड, या तो आपका JEE हो, या तो IIT हो, या तो नीट हो, या तो गुस्सेट हो, कुछ भी हो, किसी के भी लिए ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है. ईच एंड एवरी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं. क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन वर्नर थियरी. इसमें खास ध्यान में क्या रखना है, इसे सॉल्व करने से पहले एक बात नोट करना है कि ओनली काउंटर आयन इज सेपरेटेड, मेटल एंड लिगेंड कैन नेवर बी सेपरेटेड. लिखना है तो लिख दो नोट करके. ओनली वी कैन सेपरेट ओनली काउंटर आयन, वी कैन नेवर सेपरेट द मेटल एंड लिगेंड. एक नोट. दूसरा, जितने आयंस ज़्यादा हो गए उतनी ही कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, वो तो पता है ना. नंबर ऑफ आयंस जितने ज़्यादा उतनी ही कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, वो तो सबको पता है. सेकेंड पॉइंट, फिर मान लो इफ नंबर ऑफ आयंस आर सेम, लिखो नेक्स्ट, इफ नंबर ऑफ आयंस आर सेम, if number of ions are same, then conductivity is directly proportional to charge present on ion. जितना चार्ज ज़्यादा उतनी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी. क्लियर?
नेक्स्ट, एक तो आपको पता है नंबर ऑफ आयंस मतलब आई, वांट ऑफ फैक्टर आई, जिसे हम वांट ऑफ फैक्टर आई भी बोलते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट। ये कौन से चैप्टर में था? सॉल्यूशन चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में था। ये भी यहाँ पे अप्लाई होगा, लिख दो नंबर ऑफ आयंस दैट इज आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट। ये मैं आपके क्वेश्चंस इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर देखते ही देखते आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। यदि ये बातें नहीं पता होंगी ना नॉट, तो आपको क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट लगेंगे, और क्वेश्चन पूछे जाते हैं एडवांस तक के लेवल में भी पूछे जाते हैं, बट ईजी होते हैं। नेक्स्ट नोट, AgNO3 एक्वियस प्लस Cl माइनस मिल के क्या बनाते हैं? वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl। ब्रोमीन होता तो, मान लो ब्रोमीन होता तो ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलता, या तो येलो प्रेसिपिटेट मिलता, येलो, और आयोडीन होता तो AgI ब्राउन कलर का होता है। तो एक बात याद रखना, AgNO3 Cl माइनस के साथ मिलके प्रेसिपिटेट बनाता है, AgNO3 Cl माइनस के साथ मिलके वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बना लेता है खास। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर BaNO3 होगा या तो BaCl2 होगा, BaCl2 होगा, वो SO4-2 के साथ मिलके BaSO4 का वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, BaSO4 का। जहाँ बैरियम को सल्फेट मिल जाएगा वो इसका वाइट प्रेसिपिटेट बना लेता है। ये दो बातें याद रखना, एक तो AgX के प्रेसिपिटेट होते हैं, AgCl, AgBr, AgI के प्रेसिपिटेट होते हैं, एक तो BaSO4 के प्रेसिपिटेट होते हैं खास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा कि जिस कंपाउंड के बाहर डॉट करके H2O लिखा होगा, वो H2O ये कंपाउंड है, उसके ऊपर से मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 पास किया, तो आपको पता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज़ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मैंने 11th में बोला था, मतलब वो मॉइस्चर वाटर को खींच लेगा। तो जब जब हम कंपाउंड के ऊपर से इसे पास करेंगे, वो बाहर से वाटर को खींच लेगा, अंदर के वाटर को नहीं खींच पाएगा। क्या? क्योंकि मैंने बोला था कि अंदर वाला लिगेंड कभी अलग नहीं हो सकता। ये कॉम्प्लेक्स है, ये सेंट्रल मेटल एटम है और ये लिगेंड है, ये दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। ये खास ध्यान में रखना है। तो लिखो व्हेन वी पास द कॉन्सेंट्रेटेड, एक लास्ट नोट यही, व्हेन वी पास द कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 over the complex compound, then the water molecule outside the square bracket, only the water molecule outside the square bracket will be removed by H2SO4, because H2SO4 is dehydrating agent। H2SO4 कैसा एजेंट है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। बट याद रखना, बट लिखो, बट the water molecule present inside the square bracket means ligand के फॉर्म में है वो, the water molecule present inside the square bracket means in form of ligand, cannot be removed, can never be removed। बस इतनी नोट्स ध्यान में रखते हुए आइए कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, ये कंपाउंड है, इसका मैं, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, इसका मैं AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाऊँ, एक्सेस मतलब AgNO3 जितना चाहिए उतना है, तो कितने मोल AgCl मिलेंगे मुझे? हाउ मैनी मोल ऑफ AgCl विल बी ऑब्टेन? तो 3 क्लोरीन है, तो यहाँ से 3 Ag आएंगे, Ag तो एक्सेस है, जितने चाहिए उतने हैं, तो 3 AgCl मिल जाएगा मुझे। ये क्लोरीन तो अलग हो सकता है ना, काउंटर आयन है जो बाहर है स्क्वायर ब्रैकेट की, वो तो सब अलग कर सकते हैं, तो मुझे मिलेंगे 3 मोल ऑफ AgCl। क्लियर? ये आंसर है। दूसरा, इसमें से कितने Cl बाहर निकलेंगे? वही काम ये कॉम्प्लेक्स के साथ किया, ये 2 Cl Ag के साथ मिलके मुझे क्या बना देंगे? 2 मोल ऑफ AgCl, 2 मोल ऑफ
AgCl। क्या ये अंदर वाला Cl AgCl बनाएगा ऐसे? नहीं, क्योंकि अंदर का आयन कभी अलग नहीं होता। इसका तो कौन सा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। इट कैन नेवर बी ब्रोकन, ध्यान रखना। तो नोट करके लिखना है तो लिखना ओनली 2 मोल AgCl is obtained because inside chlorine can never be separated. The chlorine present inside. इसमें एक ही क्लोरीन बाहर है तो एक ही AgCl मिलेगा। 1 मोल AgCl obtained, 1 मोल AgCl is obtained only. ये कभी अलग नहीं होगा, इसे भी मत बना देना AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे। इसमें बाहर कोई क्लोरीन नहीं, ये तो नहीं जा सकता, तो नो वाइट प्रेसिपिटेट, कोई भी वाइट PPTS नहीं मिलेंगे। AgCl के 0 मोल मिल जाएंगे। क्लियर? ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अरेंज दी बोथ कंपाउंड, ये कंपाउंड नंबर A और कंपाउंड नंबर B, इन ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। इसे वाटर में डिसॉल्व किया, तो पहली बात तो आप मुझे ये बताओ कि इसे अलग कैसे करें। ये खास सबको पता होना चाहिए। देखिए, ये बात मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ वो आपको पता होनी चाहिए कि अलग कौन हो सकता है। ये अलग हो सकता है। यहाँ से 3 पोटेशियम है, पहले तो इसे ऐसे लिख दो, और एक FeCN6 है, एक ही है ना एक। फिर ये 1 जो चार्ज कुछ नहीं है तो 1 वो पोटेशियम पे जाएगा, वो +1 होता है, और ये 3 यहाँ जाएगा, वो -3 होता है। तो टोटल कितने आयन मिले? टोटल कितने आयन्स मिले मुझे? 4। इसमें से टोटल 4 आयन्स मिले, 3 और एक ये 4 आयन्स। क्लियर? इसे अलग करो यहाँ से भाई, तो 4 पोटेशियम है, 4, और ये 1 है, 1 FeCN6 का तो एक ही आयन है, एक, यहाँ पे भी 1 था। क्या होगा? ये 1 यहाँ जाएगा +1, और ये 4 यहाँ जाएगा -4। कितने आयन हुए? 4 ये और एक ये, टोटल 5 आयन्स। कितने हुए? टोटल 5 आयन्स। तो जितने आयन्स ज़्यादा उतनी कंडक्टिविटी ज़्यादा ना, तो इसमें ज़्यादा आयन है, तो कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो गया? ए से ज़्यादा बी की है। बिकॉज रीजन लिख देना, नंबर ऑफ आयन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। क्लियर? दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड अगेन। चलो इसमें भी वही करना है। इसे अलग करो, तो ये ब्रैकेट वाला अलग नहीं होगा, यहाँ से अलग होगा। एक SO4 है, एक ही है ना पूरा एक, और एक ये है पूरा, एक CONH3 5Br। SO4 को थोड़ा दूर लिखे हम, एक SO4 है। SO4 का चार्ज क्या होता है? -2, पता है ना, तो ये +2 होगा। टोटल कितने आयन मिले? टोटल 2 आयन्स। इसे अलग करो, CONH3 5SO4, अंदर वाला कोई अलग नहीं होगा, Br, एक ही Br है, Br का चार्ज -1 होता है तो इसका +1। इसमें भी टोटल कितने आयन्स मिले? टोटल 2 आयन्स। तो जब आयन्स सेम हो तब मैंने नोट क्या लिखवाया? देखो, चार्ज देखना है। इस पे चार्ज ज़्यादा है तो इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, इस पे कम है। आयन तो 2 है, अदरवाइज जिसमें ज़्यादा आयन उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा, बट अब की बार एक ही ज़्यादा हो जाएगी। बिकॉज लिखो, हियर बोथ आर हैविंग सेम नंबर ऑफ आयन, देयरफॉर कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन, और इस पे चार्ज ज़्यादा है। क्लियर? तो ये आज के सेशन में इतने क्वेश्चन की है। थोड़े कुछ और क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय।